बच्चों, आज हम लोग कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के बारे में डिस्कशन करने जा रहे हैं। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या होता है, लेकिन कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी चर्चा करें तो कैसे? एनर्जी के बारे में भी तो कुछ पता होना चाहिए आपको। एनर्जी क्या होती है? व्हाट इज एनर्जी? डू यू नो दिस? यस मैम, एनर्जी माने ऊर्जा होती है। एनर्जी की डेफिनेशन आप लोगों ने किताबों में पढ़ी होगी। द कैपेसिटी टू डू वर्क इज कॉल्ड एज एनर्जी। चलिए मैं आपको महसूस कराती हूँ कि एनर्जी क्या होती है। अभी आप क्या कर रहे हैं? मैम आपका वीडियो देख रहे हो और क्या कर रहे हैं? चलिए, मैंने आपसे कहा कि मेरा वीडियो देख रहे हो ना, एक कॉपी उठाओ, एक पेन उठाओ और चलो नोट्स बनाओ। मैं जितनी भी बातें बोल रही हूँ उनको अपने अपने नोट्स में लिखिए। आप कहेंगे अरे कौन लिखता है मैम, सब सुन के समझ में आता है। आप अपनी अपनी कुर्सियों पर बैठे रहेंगे, आप हिलेंगे नहीं, आप कॉपी नहीं उठाएंगे, आप पेन नहीं उठाएंगे। माने आपके अंदर सब कुछ करने की क्षमता तो है, लेकिन आप कर नहीं रहे हैं। राइट, दिस इज कॉल्ड एज एनर्जी। मीन्स कार्य करने की क्षमता होना ही एनर्जी कहलाता है। अब आप काम करें ना करें वो अलग चीज है। इसी टॉपिक में हमने शायद आपसे वर्क की भी चर्चा की थी कि वर्क क्या होता है। वर्क माने कार्य, माने साइंस कहता है कि आप किसी भी ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगाएं और वो ऑब्जेक्ट अपनी जगह से हिल जाए, इसका मतलब आपने काम किया। लेकिन आप कहते हैं कि मैम हमने जो है सुबह से लेकर शाम तक पढ़ाई करते 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 मैं थक गया हूं, मैंने बहुत काम किया। साइंस कहता है आपने कोई काम नहीं किया। ठीक है ना? आप अपने स्कूल में 6 घंटा पढ़ाई करते हैं, बैठे बैठे एक ही जगह पर जमे रहते हैं, बैठे बैठे लिख रहे हैं, बैठे बैठे पढ़ रहे हैं और घर आकर के अपनी मम्मी से कहते हैं मम्मी मैं बहुत थक गया हूं, मैं स्कूल में लगातार पढ़ के आ रहा हूं। और मम्मी ठहरी आपकी नेहा मैम, क्या कहेंगी? बेटा वर्क तो तभी होगा जब तुम अपनी जगह से हिलोगे। वर्क तो मैंने किया, दिन भर सुबह से लेकर शाम तक खाना बनाया, झाड़ू पोछा बर्तन, क्योंकि मैं लगातार डिस्प्लेस कर रही हूं। तो साइंस कहता है कि वर्क तो मैंने किया। तुमने कौन सा वर्क किया? तुम तो अपनी जगह से हिले ही नहीं, वहीं जमे बैठे रहे। मीन्स वर्क के लिए तो कंडीशन है कि आप किसी बॉडी पर फोर्स लगाएं और वो बॉडी अपनी जगह से डिस्प्लेस हो जाए, उसकी पोजीशन चेंज हो जाए, तो आपने वर्क किया, अन्यथा आपने वर्क नहीं किया। राइट? लेकिन एनर्जी के लिए ऐसी कोई कंडीशन नहीं है। आप काम करिए, आप काम ना कीजिए, आपके अंदर काम करने की अगर क्षमता है तो आपके अंदर एनर्जी है। एक छोटा बच्चा जब पैदा होता है तो बिस्तर पे पड़ा सिर्फ कै कै रोता है ना? उसके पास और कुछ करने की क्षमता है कि नहीं है? उसके अंदर बहुत कुछ करने की क्षमता है, लेकिन वो करना नहीं जानता। उसके अंदर एनर्जी है मगर वो वर्क नहीं कर रहा या नहीं कर पा रहा या नहीं करना जानता। तो एनर्जी का मतलब होता है कार्य करने की क्षमता होना। कार्य करना या ना करना ये सेकेंडरी थिंग है। ठीक? अब एनर्जी हमने आपको बता दिया, द कैपेसिटी टू डू वर्क इज कॉल्ड एज एनर्जी। माने ऊर्जा जो होती है वो वर्क के टर्म्स में मेजर की जाती है। तो जाहिर सी बात है कि एनर्जी की इकाई माने कि एनर्जी की यूनिट भी तो वही होगी ना। जो चीज आप एनर्जी में मेजर कर रहे हैं, आप एनर्जी में क्या मेजर कर रहे हैं? कार्य करने की क्षमता। तो एनर्जी की यूनिट भी कार्य की यूनिट ही तो होगी। तो व्हाट इज द यूनिट ऑफ एनर्जी? द सेम एज दैट ऑफ work. So what is SI unit of energy? Joule is the SI unit of energy. What is CGS unit of energy? अब आप सोच लीजिए, CGS unit of work मैंने क्या बताया था आपको? अर्ग, ERG, अर्ग। तो what is the CGS unit of energy? अर्ग, same as that of work. तो वर्क और एनर्जी का अंतर आपको समझ में आया? आप किसी ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगाएं, वो ऑब्जेक्ट डिस्प्लेस हो जाए, माने वर्क यानी कि कार्य डिस्प्लेसमेंट पर डिपेंड कर रहा है, थीटा पर डिपेंड कर रहा है। थीटा क्या होता है ये मैंने आपको प्रॉपर समझाया है। डिस्प्लेसमेंट और फोर्स के बीच का एंगल होता है थीटा। वर्क इन दोनों चीजों पर डिपेंड करता है। अगर थीटा 0 हो गया तो वर्क है, लेकिन अगर थीटा 90 हो गया तो वर्क नहीं है। डिस्प्लेसमेंट 0 हो गया तो वर्क नहीं है।
लेकिन एनर्जी ऐसे किसी भी नियम को फॉलो नहीं करता। ठीक, एनर्जी किसी थीटा या किसी डिस्प्लेसमेंट पर डिपेंड नहीं करता। एनर्जी एनर्जी है, एनर्जी भगवान है। एनर्जी क्या है? एनर्जी इज गॉड। क्यों भाई मैंने एनर्जी को गॉड क्यों कह दिया? आप लोग कहते हैं ना भगवान कई रूपों में दिखाई देता है। आप किसी भी धर्म के हो, उस ऊर्जा को तो मानते ही है ना, जिस ऊर्जा से आप चल रहे हैं, आप चलायमान हैं, या जिस ऊर्जा की वजह से आपका अस्तित्व है, वो ऊर्जा जिसे आप भगवान कहते हैं, मैं उसे एनर्जी बोलती हूँ, है ना। एक भगवान कई रूपों में दिखाई देता है। सिमिलरली बेटा एनर्जी भी कई रूपों में देखी जा सकती है। एनर्जी अपने रूप बदल सकने की क्षमता रखती है। एनर्जी कई रूपों में कन्वर्ट हो सकती है, लेकिन एनर्जी कभी मर नहीं सकती, कभी खत्म नहीं हो सकती, और ना ही एनर्जी अचानक से पैदा हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल, आप सोचिए इस समय मैं आपके सामने पढ़ा रही हूं, मैं आपको बोल करके पढ़ा रही हूं, मुझे ये बोलने की ऊर्जा कहां से मिली? शायद मैंने खाना खाया होगा, है ना। शायद क्या, जाहिर सी बात है, मैंने भोजन किया, मैंने खाना खाया। खाना खाने के बाद आपने बायोलॉजी पढ़ा है कि अंदर केमिकल रिएक्शंस हो रही हैं, मेरा खाना डाइजेस्ट हो रहा है, और केमिकल एनर्जी ही तो मेरे साउंड एनर्जी में कन्वर्ट होकर के बाहर निकल रही है। मेरे अंदर कितनी ऊर्जा है ये मैं अपने आवाज से आपको बता दे रही हूं। मेरी आवाज में अगर दम है, इसका मतलब मैंने खाना ठीक से खाया है। अब पढ़ाते पढ़ाते मेरी आवाज धीमी हो जाएगी, आप कहेंगे मैम आपकी ऊर्जा कम हो गई। माने मैंने जितना भोजन खाया था, जितनी एनर्जी मैंने प्राप्त की थी, वो सारी की सारी तो मैंने साउंड एनर्जी में कन्वर्ट कर दी, है ना। तो एनर्जी को मैंने कन्वर्ट किया। केमिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड टू साउंड एनर्जी। या पढ़ाते पढ़ाते मैं खड़ी हूं, मैं अपने हाथ पैर हिला रही हूं, हाथ पैर हिलाने माने मैकेनिकल एनर्जी। केमिकल एनर्जी कन्वर्ट्स टू मैकेनिकल एनर्जी प्लस साउंड एनर्जी, और धीरे धीरे मेरी केमिकल एनर्जी कन्वर्ट होती चली जा रही है, और क्या होता चला जा रहा है? एनर्जी अपना रूप बदल रहा है ना। अब जैसे सपोज करिए मेरे अंदर जितनी एनर्जी है, अब उस एनर्जी को मैं साउंड एनर्जी के साथ साथ देखो हीट एनर्जी में कैसे कन्वर्ट करती हूँ। मैं अपने हाथ को ऐसे से रब करूँ, ठीक, जब मैं अपने हाथ को ऐसे से रब करूंगी तो थोड़ी देर बाद मेरे दोनों हाथ गर्म हो जाएंगे। तो मैंने क्या किया? मैंने अपनी एनर्जी को हीट एनर्जी में भी कन्वर्ट कर लिया। तो मैं क्या कर रही हूं? मैं बार बार अपनी एनर्जी को अलग अलग रूपों में कन्वर्ट कर रही हूं या ट्रांसफर कर रही हूं। तो दिस इज ऑल वी हैव टू स्टडी इन दिस टॉपिक, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी टॉपिक में बड़ा वायलेशन है बेटा, बहुत वायलेशन है, इसको प्रूफ करने में बहुत वायलेशन है, लेकिन इसको मैं मैकेनिकल एनर्जी के तहत आपको दिखाने जा रही हूं कि किस तरीके से एक बॉडी की ऊर्जा एक रूप से दूसरे रूप में कन्वर्ट होती है, लेकिन वो कहीं और डिस्ट्रॉय नहीं होती, क्रिएट या पैदा नहीं होती, बस रूप बदल लेती है। रूप कैसे बदल लेती है? हम मैकेनिकल एनर्जी की अगर बात करें तो मैकेनिकल एनर्जी क्या होती है बेटा? The energy which is used to displace a body, to change the position of body, or to deform the body. This type of energy is called as mechanical energy. Mechanical energy क्या होती है? एक ऐसी एनर्जी जिसका प्रयोग हम किसी बॉडी की पोजीशन को चेंज करने के लिए करें, या बॉडी के शेप को डिफॉर्म करने के लिए प्रयोग करें, या उसे चला देने के लिए या उसे रोकने के लिए प्रयोग करें। तो उस एनर्जी के फॉर्म को हम मैकेनिकल एनर्जी कहते हैं। इसी तरीके से हीट एनर्जी होती है, वो एनर्जी जिसकी मदद से हम ऑब्जेक्ट को गर्म कर दें, ठीक है, उसे हम हीट एनर्जी या थर्मल एनर्जी बोलते हैं। इसी तरीके से साउंड एनर्जी होती है, इसी तरीके से लाइट एनर्जी होती है। अब कई प्रकार की एनर्जी हम धीरे धीरे आपको पढ़ाते चले जाएंगे, लेकिन सबसे पहले हम आपको शुरू करके बताएंगे मैकेनिकल एनर्जी क्या होती है। मैकेनिकल एनर्जी इज दैट एनर्जी विच इज यूज्ड टू मूव अ बॉडी। हमें किसी ऑब्जेक्ट को मूव करना है, जैसे मुझे अपना हाथ मूव करना है, तो इस समय हम मैकेनिकल एनर्जी में अपनी केमिकल एनर्जी को कन्वर्ट कर रहे हैं। जैसे अगर हमें इस मार्कर को ऊपर से नीचे ड्रॉप करना है, तो मार्कर को ऊपर से नीचे अगर हमको ड्रॉप करना है, तो मार्कर को नीचे आने के लिए मोशन कौन दे रहा है? ग्रेविटी दे रही है ना। मार्कर खुद से तो नीचे जाएगा नहीं, मार्कर तभी नीचे जाएगा जब नीचे से कोई खींचने की क्षमता रखेगा। नीचे से खींचने की क्षमता किसके पास है? अर्थ के पास है।
है ना, अर्थ के पास ग्रेविटी है, तो ग्रेविटी की वजह से ये क्या करेगा, चलेगा। तो जब तक ये नहीं चलेगा, इस तरीके से मैंने इसको होल्ड कर रखा है, मैंने इसको पकड़ रखा है। इसको पकड़ने के लिए भी मैंने अपनी एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट किया है। ठीक है, मुझे इसको पकड़ने के लिए मैकेनिकल एनर्जी की जरूरत है। इसको जब मैं छोड़ दूंगी तो ये चलने लगेगा। तो अब जब ये चलने लगेगा तो ये मूव करेगा। अभी ये स्टॉप है, अभी ये रुका हुआ है। जब ये रुका हुआ है तो इसके अंदर मैकेनिकल एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी के रूप में भरी हुई है। और जब इसको मैं छोड़ दूंगी ये चलने लगेगा, तो वही मैकेनिकल एनर्जी आपको काइनेटिक एनर्जी के रूप में दिखाई देने लग जाएगा। मैंने आपको बताया है कि पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है और काइनेटिक एनर्जी क्या होता है। मैं हल्का सा रिवाइज कर देती हूँ कि बेटा पोटेंशियल एनर्जी इज दैट एनर्जी विच इज ड्यू टू पोजिशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट या ड्यू टू कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। द एनर्जी बाय वर्च्यू ऑफ बॉडी एट रेस्ट। अगर बॉडी रेस्ट पर है लेकिन वो कोई कार्य करने की क्षमता रखता है तो उसके पास पोटेंशियल एनर्जी है। अगर कोई बॉडी मूव करते हुए कार्य करने की क्षमता रखता है, द एनर्जी ड्यू टू मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, तो उस प्रकार की मैकेनिकल एनर्जी को हम काइनेटिक एनर्जी बोलते हैं। इसका मतलब किसी भी बॉडी के अंदर मैकेनिकल एनर्जी दो रूपों में विद्यमान होता है, दो चेहरों से पाया जाता है। वो दो रूप क्या है, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी। इन्हीं दोनों रूपों में आपको मैकेनिकल एनर्जी दिखाई देगा। कुल मैकेनिकल एनर्जी कभी पोटेंशियल तो कभी काइनेटिक, कभी कुछ पोटेंशियल कुछ काइनेटिक। तो ये कुछ क्या है, काइनेटिक कभी आपको पोटेंशियल में बदलता दिखेगा, कभी पोटेंशियल काइनेटिक में बदलता दिखेगा। दोनों को जोड़ करके जो मैकेनिकल एनर्जी बॉडी की आएगी वो हमेशा सेम आएगी। यही हम आपको सिद्ध करने जा रहे हैं कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी में। तो सबसे पहले तो आप अपनी कॉपियों में लिखिए कि मैकेनिकल एनर्जी इज द सम अप ऑफ काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी। मैकेनिकल एनर्जी क्या है, इट इज द सम अप ऑफ काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी ना बॉडी। अब काइनेटिक प्लस पोटेंशियल जितना भी है बॉडी के अंदर वो कभी भी चेंज नहीं होता है थ्रू आउट द वर्क, थ्रू आउट द सिस्टम। अब जैसे मैं इस मार्कर को अगर ड्रॉप करूंगी तो जितना एनर्जी इस मार्कर के अंदर इस वक्त स्टोर्ड है पोटेंशियल एनर्जी के रूप में, जैसे 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 मैं इसको छोड़ूंगी देखो ये चलने लग जाएगा। अगर ये चलने लग गया तो पोटेंशियल कहां चली गई, पॉइंट टू बी नोटेड। जब ये रुका है तो मैम आपने कहा था बॉडी अगर रुकी है तो उसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी है। अब जैसे मैं इसको छोड़ दूंगी ये चलने लगा, चलने लगा माने पोटेंशियल गायब हो गई। पोटेंशियल कहां चली गई, तो मैं आपको दिखाऊंगी कि पोटेंशियल कहीं नहीं गई मेरे बच्चों, वो पोटेंशियल काइनेटिक में कन्वर्ट हो रही है ग्रेजुअली, धीरे धीरे। कैसे कन्वर्ट हो रही है देखिए। सपोज करिए कोई बॉडी है, बॉडी क्या मेरा मार्कर ही मान लीजिए, या आप मान लीजिए कोई बॉल है। ये देखिए ये कोई बॉल है जिसको मैंने h हाइट पर इस तरीके से पकड़ रखा है, ठीक है ना। ये हाइट मैं मान लेती हूं h हाइट है, h हाइट को मैं मान लेती हूँ 10 मीटर। पहले तो मैं आपको नंबर्स में प्रूव करके दिखाऊंगी क्योंकि आप लोगों की आदत है न्यूमेरिक वैल्यूज से महसूस करना, आप वेरिएबल्स को जल्दी महसूस नहीं कर पाते। तो चलिए मैं आपको नंबर्स से पहले सिखाऊंगी कि एनर्जी हर जगह आपको सेम मिलने वाली है। ये मान लीजिए 2 किलोग्राम की कोई बॉडी है, ठीक है। 2 किलोग्राम की बॉल मैंने ये पकड़ रखी है और 10 मीटर की ऊंचाई पर ये बॉल है। अब इस बॉल के पास इस समय कितनी मैकेनिकल एनर्जी है, मैंने आपको बताया है कि मैकेनिकल एनर्जी इज सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, है ना। अच्छा काइनेटिक एनर्जी कितनी है, हाफ mv² है मैम, और पोटेंशियल एनर्जी कितनी है, mgh है मैम। ये भी मैं आपको समझा चुकी हूँ, मैंने एक्सप्रेशन फॉर काइनेटिक एनर्जी निकालकर आपको दिखाया था। अगर आपको समझना है तो आप मेरे प्रीवियस लेक्चर में चले जाइएगा, आपको काइनेटिक और पोटेंशियल का एक्सप्रेशन कैसे निकलता है ये समझ में आ जाएगा। अब मैंने अभी इसको छोड़ा नहीं है मेरे बच्चों, ध्यान से देखिएगा। जब मैं इसको पकड़ के रखी हूं तो क्या इसके पास कोई वेलोसिटी है, नो मैम। अच्छा अगर कोई वेलोसिटी नहीं तो ये क्या हो जाएगा, हाफ इंटू m इंटू 0 हो जाएगा, माने काइनेटिक एनर्जी 0 हो गई। अब चलिए पोटेंशियल एनर्जी पर आ जाए। पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, मास इंटू ग्रेविटी इंटू हाइट। मास हमने 2 ले रखा है बेटा, ग्रेविटी हम मान लेते हैं 10 है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी वैसे तो 9.8 होता है, सपोज अप्रोक्सीमेटली मैं 10 ले रही हूं और हाइट मैंने 10 ले रखी है, देखिए 10 मीटर। तो
इस समय इसके पास 200 जूल की पोटेंशियल एनर्जी है ना, माने 200 प्लस 0 इज द मैकेनिकल एनर्जी इन बॉडी। तो इस पोजीशन पर इसके पास मैकेनिकल एनर्जी कितनी आई मेरे बच्चों, 200 जूल की मैकेनिकल एनर्जी इस बॉडी में जब हमने इसको छोड़ा नहीं था तो थी। क्या ये आपको समझ में आया? इसको ध्यान से समझते चलिएगा, क्योंकि जब मैं वेरिएबल्स में आपको समझाऊंगी तो ये नंबर्स मैं आंकड़े नहीं लूंगी, मैं वेरिएबल्स को ही लेकर के समझाऊंगी, ठीक है। अब देखिए मैं आपको बताने जा रही हूं कि मेरी बॉल मोशन में आ गई। अब जैसे ही मैंने इस बॉल को बेटा छोड़ा, ये नीचे गिरना चालू हो गई। मान लो नीचे गिरते गिरते ये 2 मीटर पर पहुंची, ठीक। चलिए हम बताएंगे आपको कि 2 मीटर पर जब मेरी बॉल पहुंची तो उसके पास कुल मैकेनिकल एनर्जी कितनी है। आप बताइए कितनी होनी चाहिए? अगर हम कंजर्वेशन को टॉपिक पढ़ रहे हैं तो 200 जूल की ही मैकेनिकल एनर्जी इसके पास इस पोजीशन पर होनी चाहिए, क्योंकि एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड बट कैन बी कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। माने जब हमने इसको पकड़ रखा था तो इसके पास 200 जूल की पोटेंशियल एनर्जी थी और काइनेटिक एक को बूंद नहीं थी। अब जब ये चल रही है तो इसके पास काइनेटिक है, तो पोटेंशियल कहां चली गई? पोटेंशियल काइनेटिक में कन्वर्ट हुई होगी। चलिए देखिए दिखाते हैं। अब हम आपको इस पॉइंट का मैकेनिकल एनर्जी निकालने जा रहे हैं। मैकेनिकल एनर्जी क्या हो जाएगा? काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। इस पॉइंट की काइनेटिक एनर्जी निकालेंगे तो आपको हाफ mv² निकालना होगा। इस पॉइंट की पोटेंशियल निकालेंगे तो आपको mgh निकालना होगा। दोनों को निकालकर जोड़ दीजिए। यदि 200 आता है तो इसका मतलब कि मैं सही थी कि हर पॉइंट पर इसकी एनर्जी 200 जूल रहेगी। चलिए देखते हैं बेटा, इस पॉइंट पर जब बॉडी पहुंची है तो इस पॉइंट पर इसके पास अगर वेलोसिटी हमको पता चल जाए तो हम काइनेटिक निकाल लेंगे। इस पॉइंट की वेलोसिटी निकालने के लिए आपको इक्वेशंस ऑफ मोशन के पास जाना पड़ेगा। इक्वेशन ऑफ मोशन के पास जाइए। मैंने आपको बताया था कि देयर आर 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन, v is equals to u plus at, s is equals to ut plus half at square and v square is equals to u square plus 2as। इन तीनों इक्वेशंस में से हम किस इक्वेशन का इस्तेमाल करके यहाँ पर वेलोसिटी निकालें? अगर आपको मेरे लेक्चर्स याद है तो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन का प्रयोग हम करेंगे। कारण क्या है? कारण ये है कि मैंने यहाँ टाइम की चर्चा नहीं की है और थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन में टाइम की चर्चा नहीं की जाती। माने देयर इज नो सिंबल फॉर टाइम। v स्क्वायर इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2as। क्या इसमें कहीं आपको टाइम दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। और हमने यहाँ टाइम की चर्चा की है? नहीं की है। इसीलिए हम थर्ड इक्वेशन उठाएंगे। बाकी की 2 इक्वेशंस में तो टाइम की चर्चा होती है ना, तो आप टाइम का क्या करेंगे? टाइम कहां से लिखेंगे? तो इसलिए हम थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन पर आ गए। अच्छा, जब बॉल यहां से हमने छोड़ी थी बेटा तो उस समय इसकी इनिशियल एनर्जी 0 थी, इनिशियल वेलोसिटी 0 थी। अच्छा, 2 इंटू ए क्या बन गया? जब बॉडी ग्रेविटी के इफेक्ट में आती है तो लीनियर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बन जाता है, तो ये g बन गया और g की वैल्यू 10 है। और s माने डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय बॉल। डिस्टेंस कितना चला बॉल ने? 2 मीटर चला, तो इसकी v स्क्वायर कितनी आ गई? देखो 2 2 जा 4 इंटू 10 40। v स्क्वायर आ गया 40 मीटर पर सेकेंड। इसको v स्क्वायर में ही रहने दीजिए क्योंकि हमको यहाँ पर v स्क्वायर ही तो लिखना है। आप इसको अंडर रूट मत करिएगा, अंडर रूट करेंगे तो v हो जाएगा, फिर यहाँ स्क्वायर करना पड़ेगा। तो यहाँ देखिए अब हम रख दे रहे हैं हाफ, मास कितना था 2 और v स्क्वायर हमारा निकला 40। तो ये देखिए 40 जूल आ गई हमारी काइनेटिक एनर्जी, है ना। काइनेटिक एनर्जी 40 जूल आ गई भैया। काइनेटिक एनर्जी पैदा हो गई क्या? यहाँ तो 0 थी। नहीं मेरे बच्चों, काइनेटिक एनर्जी पैदा नहीं हुई है। एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड, याद रखिएगा, एंड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। चलिए देखें नॉर बी डिस्ट्रॉयड का क्या मतलब है। mgh पर आइए, मास 2 है, ग्रेविटी 10 है और हाइट कितनी रह गई? अब जब बॉल 2 मीटर नीचे आ चुकी है तो अब इसकी हाइट 8 मीटर तो बची, है ना। तो यहाँ लिखेंगे 8 10 जा 80 2 जा 160। ये देखो भैया हमारी पोटेंशियल एनर्जी तो 160 हो गई। मींस एनर्जी इज डिस्ट्रॉयड 40 जूल, सॉरी दिस इज जूल। 40 जूल एनर्जी, क्या पोटेंशियल एनर्जी 200 से 160 हो गई? क्या 40 जूल डिस्ट्रॉय हो गई? नहीं बेटा, ये देखो 40 जूल काइनेटिक बन गई है, राइट। Means energy can neither be created nor be destroyed but can be converted from one form to another। दिख रहा है आपको? And the total energy always remains conserved। देखो मेरे बच्चों
मैकेनिकल एनर्जी आपकी इस पॉइंट पर भी कितनी है? 200 जूल है। और भी कुछ सीखना है? आप और नीचे ले आइए बॉल को, यहां पर निकाल कर दिखा दूं मैं आपको। यहां पे भी एनर्जी आपकी 200 जूल है मेरे बच्चों। अगर यहां की एनर्जी निकालनी है तो चलिए इसको होमवर्क मानिए आप अपना, निकाल कर देखिए। आपकी बॉल 6 मीटर नीचे आ चुकी है, आपकी बॉल 6 मीटर नीचे आ चुकी है। अब 6 मीटर नीचे आ चुकी है तो इस पॉइंट की मैकेनिकल एनर्जी कितनी होगी मेरे बच्चों? 200 जूल होनी चाहिए, क्योंकि नेहा मैम ने कहा है एनर्जी खर्च होगी एक दूसरे से दूसरे रूप में एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में जाने में, केवल खत्म नहीं होगी, पैदा नहीं होगी, माने रहेगी 200 की 200 ही, बस कन्वर्ट हो जाएगा। तो इसका पीई और केई, अगेन केई प्लस पीई आप कैलकुलेट करके देखिए मेरे तरीके से, क्या 200 जूल आ रहा है? तो ये तो हो गया, हमने न्यूमेरिकली आपको सिद्ध किया कि 200 जूल एनर्जी थी, 200 जूल एनर्जी है, और 200 जूल एनर्जी हमेशा इसके पास रहेगी। कब तक? जब तक ये धरती से कोलाइड न कर जाए। अब बेटा जैसे ही ये जमीन से कोलाइड करेगी, ये सारी की सारी 200 जूल एनर्जी क्या हो जाएगी? मर जाएगी, खत्म हो जाएगी? नहीं, वो किसी और रूप में कन्वर्ट हो जाएगी। आपको थोड़ी सी ताड़ से आवाज सुनाई देगी ना, तो माने आपकी 200 जूल कुछ साउंड एनर्जी में कन्वर्ट हो गई। दो चीज जब कोलाइड करती है, कोलाइड करने से हीट एनर्जी भी पैदा होती है ना। जिस जमीन से कोलाइड की होगी, हो सकता है 200 जूल मैकेनिकल एनर्जी कुछ हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो गई हो, है ना। तो ऐसे ढेर सारे रूपों में कन्वर्ट होकर के वो मैकेनिकल एनर्जी 200 की 200 जूल टहल रही है आपके एनवायरनमेंट में, खत्म नहीं हुई है, सिर्फ रूप बदल जाएगा उसका। जैसे भगवान जी का रूप बदल जाता है आपकी रिक्वायरमेंट के साथ। आपको भूख लगी है तो आप भगवान जी से कहते हैं, हे भगवान मुझे खाना दे दो, तो भगवान जी क्या करते हैं? आपको खाना दे देते हैं। आपकी रिक्वायरमेंट खाना थी तो आपको खाना मिल गया। आप बहुत गरीब है, हे भगवान जी हमको रुपया दे दो, तो भगवान जी क्या करते हैं? आपको पैसा दे देते हैं। तो देखो भैया, अब कन्वर्ट हो गया, भगवान जी की दया आपके ऊपर रुपया के रूप में बरस रही है। आप बहुत बुद्धिमान है तो आपने भगवान जी से ज्ञान मांग लिया, और अब देखिए भगवान जी ने आपको ज्ञान दे दिया, और अब ज्ञानी होकर के अब देखिए आपके पास जो भगवान जी चीजें दे रहे हैं वो आपकी रिक्वायरमेंट के साथ चेंज होती जा रही हैं। लेकिन दे कौन रहा है? एनर्जी, माने भगवान, माने एनर्जी आपको अलग अलग रूपों में मिल रही है। उसी तरीके से मेरे बच्चों, एनर्जी इज अ गॉड, एनर्जी इज गॉड, एनर्जी भगवान है। वो रूप बदल सकता है लेकिन खत्म नहीं हो सकता। तो चलिए, अब यही चीज आपके एग्जाम में जब आएगी तो आप इसको कैसे करेंगे? आप इसको वेरिएबल्स में करेंगे। वेरिएबल्स में कैसे करेंगे? चलिए देख लेते हैं। सेम एग्जाम्पल विद वेरिएबल। सपोज करते हैं ये कोई बॉडी माने हमारी बॉल है, हमने पहले 2 किलोग्राम की बॉल मानी थी, अब m मास की बॉल मानेंगे। ठीक, m मास की बॉल पहले 10 मीटर की हाइट पर थी, अब मानेंगे h हाइट पर है। ठीक, इस m मास की बॉल को हम मान लें b पोजीशन पर जब आई तो x दूरी तय कर ली उसने। हमने पहले क्या माना था कि मान ले 2 मीटर बॉल नीचे आ गई, अब हम मान ले x मीटर बॉल नीचे आ गई। बेटा अगर x मीटर बॉल नीचे आ गई तो जमीन से इसकी कितनी हाइट बची हुई है? टोटल हाइट h है बेटा, तो नई हाइट इसके पास यहां से यहां तक अगर h आ चुकी है तो कितनी जमीन से हाइट बची है? h माइनस x। ठीक, उधर क्या हुआ था? 2 मीटर नीचे आई थी तो 10 माइनस 2 माने 8 मीटर की हाइट की ऊंचाई पर थी बॉल। यहाँ पर x माइनस h मीटर की हाइट की ऊंचाई पर है बॉल। ये b पोजीशन हो गया, ये a पोजीशन है बॉल की, और एक और पोजीशन चलिए मैं आपको दिखा देती हूँ। 3 पोजीशन मैं आपको सिद्ध करूंगी। ये तीसरी पोजीशन मैं आपको बनाकर दिखा रही हूँ बिफोर कोलिजन। इससे पहले
कि ये मैकेनिकल एनर्जी जमीन से टकराकर किसी और रूप में कन्वर्ट हो जाए, हम इसका रूपांतरण सी पॉइंट पर भी देख ले कि क्या टकराने से पहले इसके पास दो या टोटल उतनी ही एनर्जी थी जितनी टॉप पॉइंट पर थी, ए पॉइंट पर थी। हमको सिद्ध क्या करना है, पॉइंट ए, पॉइंट बी, पोजीशन ए, पोजीशन बी और पोजीशन सी पर बॉडी की कुल मैकेनिकल एनर्जी सेम है। चलिए पहले हम पोजीशन ए की बात करते हैं। पोजीशन ए की बात करते हैं तो पोजीशन ए में बॉडी के पास कितनी मैकेनिकल एनर्जी होगी मेरे बच्चों, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। ए पॉइंट पर काइनेटिक एनर्जी हाफ mv² और पोटेंशियल एनर्जी mgh। बेटा वेलोसिटी तो है नहीं ए पॉइंट पर क्योंकि बॉडी रुकी हुई है, वेलोसिटी 0 है इसकी, तो v की जगह 0 रख दोगे तो कुल कितनी काइनेटिक एनर्जी है, 0। मैकेनिकल एनर्जी कितनी है, mgh, माने टोटल मैकेनिकल एनर्जी कितनी आपको मिली, mgh। ये देखो मैकेनिकल एनर्जी मिल गई एट पोजीशन ए, ये इक्वेशन नंबर 1 आप मान लीजिए। अब आते हैं पोजीशन बी पर। पोजीशन बी पर टोटल मैकेनिकल एनर्जी बिल्कुल वही हो जाएगा मेरे बच्चों, क्या हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, राइट। अच्छा, बी पॉइंट की काइनेटिक एनर्जी आपको निकालनी है, काइनेटिक एनर्जी बी पॉइंट की निकालनी है आपको, ठीक है। चलिए 1 बाय 1 निकालते हैं। ये हम निकालने जा रहे हैं काइनेटिक एनर्जी, फॉर्मूला होता है हाफ mv²। बेटा जब ए पॉइंट से बी पॉइंट पर बॉडी पहुंची है तो वो x दूरी तय की है, इसकी वेलोसिटी कितनी थी, 0 थी, और नीचे आते समय इसके पास एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 10 हम या g मान लेते हैं। तो देखिए यहां पर हम तभी काइनेटिक निकाल पाएंगे जब हमको इस पॉइंट का v मालूम होगा, इस पॉइंट का v। तो चलिए इस पॉइंट का v निकालेंगे बाय थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। अभी मैंने आपको बताया था कि थर्ड इक्वेशन क्यों, क्योंकि थर्ड इक्वेशन में टाइम की चर्चा नहीं हुई है। तो v² = u² प्लस 2as लगा देते हैं। बेटा इनिशियल वेलोसिटी देखिए 0 है, 2 इंटू a क्या बन गया है, g बन गया है, और डिस्टेंस कितना चला है, x चला है। तो v² कितना निकल गया बेटा, 2gx निकल गया। मैंने आपको बताया है कि इसको अंडर रूट मत कीजिएगा क्योंकि आपको यहाँ पर v² ही तो रखना है। तो काइनेटिक एनर्जी निकाल लीजिए। अब आपको इस पॉइंट का वेलोसिटी मिल गया √2gx, है ना, तो v² हो जाएगा 2gx। ये हो गया हाफ m इंटू 2gx, 2 कैंसिल हो गया मेरे बच्चों, तो काइनेटिक एनर्जी मिल गई mgx। काइनेटिक एनर्जी कितनी मिल गई, mgx, ठीक। काइनेटिक एनर्जी मिल गई मेरे बच्चों, पोटेंशियल निकाल करके जोड़ देना है, तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी, देखो पोटेंशियल एनर्जी mgh होती है ना। अच्छा, m तो m रहेगा, g तो g रहेगा, लेकिन हाइट देखो मेरे बच्चों, जमीन से अभी कितनी हाइट बची है, जमीन से h-x हाइट बची है, ये देखो, है ना। तो यहाँ पर हाइट की जगह h-x रख दीजिए, यू विल गेट mgh माइनस mgx बराबर पोटेंशियल एनर्जी, ठीक। अब क्या करिए, पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी दोनों की वैल्यू ला करके आप अपने मैकेनिकल एनर्जी पर रख दीजिए। आपको मिलेगी मैकेनिकल एनर्जी एट पॉइंट बी, एट पोजीशन बी, mgx प्लस mgh माइनस mgx, ठीक। देखो भैया mgx कट गया, तो बी पोजीशन पर मैकेनिकल एनर्जी कितनी आई मेरे बच्चों, mgh। ए पोजीशन पर कितनी आई थी, mgh। दो पोजीशन पर हमने सिद्ध कर लिया। अब चलिए एट पोजीशन सी की बात कर ले। अब सी पोजीशन पर सेम लॉजिक, मैकेनिकल एनर्जी बराबर पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी, ठीक।
सी पॉइंट पर पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी बेटा, mgh होगी। अच्छा देखो भाई, ये है सी पॉइंट, ये है सी पोजीशन, बॉल कहां से आ रही है, बॉल ए पोजीशन से आ रही है, ए पोजीशन से सी पोजीशन पर पहुंच गई, कोलिजन नहीं हुआ है, कोलिजन से जस्ट पहले बॉडी के पास कितनी हाइट रही होगी बेटा, 0 हाइट रही होगी, है कि नहीं। तो ये पोटेंशियल एनर्जी तो बेटा हमको 0 मिल गया। हम लोग क्या सोचते हैं कि mgh ही निकालना है बार बार, सी पोजीशन पर कुल पोटेंशियल एनर्जी लिख दो और बता दो भैया देखो मैकेनिकल एनर्जी हमारी mgh है। लेकिन नहीं भाई, सी पॉइंट पर तो पोटेंशियल रहेगी ही नहीं, सी पॉइंट पर पोटेंशियल 0 हो चुकी है, इसका मतलब काइनेटिक पूरी mgh बन जाएगी। देखिए कैसे, आप काइनेटिक निकालते हैं, काइनेटिक होती है हाफ mv²। मैंने आपसे कहा है मेरे बच्चों कि काइनेटिक तभी क्रैक कर पाओगे जब सी पॉइंट पर आपको v मालूम चल जाए। तो सी पॉइंट पर v निकालना है तो अगेन बाय थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन v² बराबर u² प्लस 2as लगा दीजिए। यहां से बॉडी चल रही थी a पोजीशन पर, इसकी वेलोसिटी 0 थी, तो 0 प्लस 2 इंटू जी इंटू, अब ऊपर से कितना नीचे आ चुकी है, h हाइट नीचे आ चुकी है ना, ऊपर से कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर चुकी है, h डिस्टेंस ट्रेवल कर चुकी है, तो s बन गया h। तो क्या मिला, 2gh है ना, ये मिला आपको v², v² उठा करके काइनेटिक एनर्जी में रखो तो ke मिल जाएगा कितना, हाफ m इंटू 2gh, 2 कट गया तो कितना मिला काइनेटिक एनर्जी, mgh। अब क्या कुछ बचा है बताने को मेरे बच्चों, हो गया कि नहीं हो गया, आप निकाल लीजिए मैकेनिकल एनर्जी एट पॉइंट सी। क्या हो जाएगा, काइनेटिक कितनी है, mgh है, पोटेंशियल कितनी है, 0 है, तो मैकेनिकल एनर्जी कितनी आ गई, mgh आ गई। तो ये है आपका एनर्जी एट पॉइंट सी। देख सकते हैं आप, ए पॉइंट पर, ए पोजीशन पर एनर्जी कितनी थी, mgh, बी पोजीशन पर एनर्जी कितनी है, mgh, सी पोजीशन पर कितनी एनर्जी है, mgh। अब भैया और क्या सिद्ध कर दे हम कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के लिए, क्या आपको समझ में आया कि ये काइनेटिक एनर्जी पूरी की पूरी पोटेंशियल एनर्जी का कन्वर्जन ही तो है। इसका मतलब पूरे रास्ते में इसकी मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व्ड रहेगी। दिस इज ऑल अबाउट योर कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, और कई टॉपिक्स के साथ मिलते रहेंगे हम आपके साथ। थैंक यू वेरी मच।